कि अगर बेहतर कानून व्यवस्था बनाना ही पुलिस की सबसे अहम जो रोल कहेंगे, उसे मेन रोल उसका पुलिस का वही है। तो मेरी भी वही प्राथमिकता है जो पूर्व के अधिकारियों की प्राथमिकता रही है कि कानून व्यवस्था शहर में अच्छी बने। साथ ही साथ इसमें ये भी है कि हम पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग जो हम कहते हैं, विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग, कि भाई हमारे जो विक्टिम है, पीड़ित है, किसी भी रूप में पीड़ित हो, तो वो एटलीस्ट थाने चौकी पर अटेंड हो जाए और व्यवहार अच्छा हो। जो मैंने हमेशा बोलता हूँ, सीखा भी है कि व्यवहार अच्छा हो और जेन्युइन काम हो, चाहे कैसा भी काम हो, सुन जरूर लेना चाहिए। इसके बाद उसको जो लीगल एक्शन बनता है वो करना चाहिए। थर्ड जो मेरी प्रायोरिटी जो मैंने अभी रिसेंट ईयर में हरिद्वार में जाने के बाद थोड़ा सा महसूस किया और मुझे यहाँ भी लगता है कि जरूरी है, वो है स्ट्रीट क्राइम की। स्ट्रीट क्राइम किसी भी तरह का हो जाता है, जैसे आप मानते हैं स्ट्रीट क्राइम चेन स्नैचिंग हो सकती है, स्ट्रीट क्राइम मोबाइल स्नैचिंग हो सकती है, या छोटी मोटी स्नैचिंग जो हो जाती है। साथ ही साथ स्ट्रीट पर झगड़ा होना, जैसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए बीच में, चाहे छात्रों से रिलेटेड रहे हो चाहे अन्य लोगों से, तो उससे क्या होता है कि जो अन्य लोग आसपास गुजरते हैं या तो उनको एक भय का जो माहौल दिखता है कि भाई अगर किसी चेन खींच ली किसी महिला की तो नेचुरल से मेरी भी कोई खींच सकता है, अगर मोबाइल छीन लिया तो मेरा भी छीन सकता है, या सड़कों पर झगड़ा हो रहा है या तोड़फोड़ हो रही है, इसके बाद पुलिस अपना एक्ट कर रही है लीगल, तो वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए। फास्ट मतलब कि एक्शन इतना हो कि एटलीस्ट वो 24 आवर्स में उसका रिजल्ट दिखाई दे जाए कि हाँ स्ट्रीट क्राइम होगा तो उस पर एक्शन तुरंत होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो एक थर्ड रूप में मैं ये देखता हूँ कि जरूर होना चाहिए। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन है 2025, और चूंकि अब हम 23 ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, हाफ हो चुका है, तो इसके लिए पूरे उत्तराखंड में ये एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। खासकर जो मोस्ट अफेक्टेड हम देखते हैं देहरादून और नीचे के जो जनपद हैं, और इसमें चूँकि यहाँ छात्रों की युवाओं की संख्या ज़्यादा है, तो अंदर किसी भी कारणों से वो कहीं ना कहीं गलत संगत में होकर या किसी अपने व्यक्तिगत कारणों से परेशान होकर कहीं ना कहीं नशे की गर्त में जा रहे हैं। इस चीज़ से मुझे लगता है कि आप सभी लोग सहमत भी होंगे, क्योंकि आप लोग भी अपने आसपास जहाँ रहते हैं और जानते होंगे। तो अभी इन्फोर्समेंट तो पुलिस की कार्रवाई है ये कि ड्रग्स में करती रहती है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेक्ट वो भी है कि कहीं ना कहीं हमें लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब वो इन्वॉल्व चाहे एक दिन में नहीं होगा, रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस पर होगा। तो इन्फोर्समेंट के साथ जन सहभागिता और अवेयरनेस की बात जो होती है वो भी चलेगी। तो सैटरडे जो इसमें दिन निर्धारित कर रहे हैं, हर थाना क्षेत्र में एक जगह पर जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया होता है या गांव होता है किसी का, अगर देहात का क्षेत्र है, तो वहां पर थाना प्रभारी या स्वयं रहकर, या तो लगता है कि उस दिन अति आवश्यक किसी अन्य कार्य में, तो कोई ना कोई जरूर वहां पर एक जो है ड्रग्स फ्री देवभूमि के तहत एक चौपाल जिसे हम कहते हैं, जो छोटी हो या बड़े लेवल पर हो, वो हर सैटरडे को, चूंकि ऐसी पहले पूर्व में भी यहाँ पर हरिद्वार में चली और इससे काफ़ी हमें सहायता मिली। इनफैक्ट यहाँ तक मिली कि हम जो एक गोपनीय नंबर जो हमारा रहता है, यहाँ पर देख लूँगा सिस्टम में क्या है, जो ANTF हमारी बनी हुई डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें वो नंबर रहता है, उसको व्हाट्सएप भी रहता है, और वो गोपनीयता बनाने के लिए हम उसको सिर्फ 2 ही लोग को इसमें रखते हैं उसको रिसीव करने के लिए, और जिससे कि उसका नाम ना हो। बेसिकली सूचना बहुत लोग देना चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि वो अपनी गोपनीयता से उसको डर लगता है कि कहीं मेरा नाम पुलिस ने बता दिया तो मेरी दुश्मनी हो जाएगी। तो अभी रिजल्ट आने शुरू हो गए थे वहां पर कि काफी सारी सूचनाएं लोग दे रहे थे। कभी कभी लोग गलत भी सूचना दे देते हैं, लेकिन 80% सूचना सही पाएगी और ठीक ठाक पकड़े गए लोग। तो इस चीजों को भी हम ले जाएंगे जनता तक कि अगर आपको लगता है आपके मोहल्ले में, आपके कहीं गांव में, आपके कहीं इसमें है और आप सूचना देना चाहते हैं, तो नेचुरली दीजिए, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो एक ये भी हम कोशिश करेंगे कि जन सहभागिता के थ्रू हम उस चीजों को शामिल करें। बाकी इन्फोर्समेंट है, अभी जैसे कार्रवाई अभी मैं देख रहा था देहरादून में, अभी उस हिसाब से जो उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज करने को था वो नहीं हो पाया। प्रोसेस चल रहा होगा, प्रयास चल रहे हैं उसमें, लेकिन उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो कोशिश रहेगी कि ये रिजल्ट भी जल्दी दिखाई दे। जैसे कि जो भी हमारे नशा तस्करी में लिप्त रहते हैं, लगातार केसेस हो रहे हैं उनके ऊपर, तो चाहे उन पर गैंगस्टर एक्ट लगे, चाहे उसको फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके भी एक सेक्शन है NDPS का, जिसमें संपत्ति फ्रीज कर सकते हैं उसकी, और वो पावर सिर्फ इंस्पेक्टर के पास से शुरू होता है, उसके लिए कहीं किसी कोर्ट और न्यायालय में नहीं जाना। तो उस प्रक्रिया को भी हम शुरू करके कोशिश करेंगे जो नशे में लिप्त लोग हैं उनकी संपत्तियों को फ्रीज किया जाए। और लास्ट जो मैं समझता हूँ देहरादून की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो जमीनों की जो फ्रॉड हो रहे हैं, या कहेंगे मकान दिखा के कुछ फ्रॉड हो रहे हैं। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, या जिसमें संगठित रूप से भी गैंग बहुत सारे पकड़े गए, यहाँ पर मैं देख भी रहा था और सुनता भी रहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, काफ़ी सारे लोग पकड़े गए, लेकिन उसका अभी जो इम्पैक्ट आना बाकी रह गया। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तभी आता है जब उन पर एक गंभीर धाराओं में जैसे गैंगस्टर में निरुद्ध हो, इसके बाद भी जमानत पर आ जाते हैं। तो कम से कम जो प्रॉपर्टी फ्रीजर की जो कार्रवाई यहाँ चल रही है, जल्दी से जल्दी उसको हम जो विधिक प्रक्रिया उसको पूर्ण करा लें,
तभी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो कोशिश ऐसी रहेगी कि ऐसे लोग का जो गैंग बनाकर जमीनों की धोखाधड़ी में लगातार लिप्त है, उन पर एक ऐसी कार्रवाई दिखाई देने वाली हो और सिर्फ कागजों में न रहे, तो उसकी कोशिश रहेगी। तो ये 3, 4, 5 जो मैंने आपको चीज़ें बताई, और जिससे ये तो प्रायोरिटी पर है। बाकी पुलिसिंग के तो बहुत सारे आयाम हैं जो चलते रहते हैं, लेकिन अगर मैं 4-5 चीज़ों को फोकस करूँगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका प्रभाव या इसका इफेक्ट जो है आने वाले समय में दिखाई देगा। जो एसएसपी का ऑफिस है वो सेंट्रली लोकेटेड है, तो पीड़ित को कभी कभी ये भी लगता है कि अगर वो थाने चौकी जाएगा, कभी उसको डायरेक्टली उसको नहीं मिल पाया कुछ इंस्पेक्टर ऐसो, तो वो कोशिश करता है कि यहाँ पर आकर अपनी बात अधिकारियों से कह दे। तो उसमें खैर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर इसका भी एक रिव्यू होता है कि जिस थाने से लगातार शिकायतें ज्यादा आती है, इट मीन्स कि वहां पर उसको अटेंड नहीं किया जा रहा है। इसका भी एक तरीका होता है कि जैसे हमारे जितने भी मान लीजिए पीड़ित आ रहे हैं तो रजिस्टर बनाते ही होंगे, यहाँ पर नहीं बनता है तो बन जाएगा। मान लीजिए 100 लोग आए, 50 लोग आए, तो वो किस थाना क्षेत्र से शिकायत लेकर आए, मतलब तो 1 महीने के अंदर पता चल जाता है कि कौन सा थाना है जहाँ पर पीड़ितों को सुनने के लिए टाइम नहीं निकाला जा रहा था कोई भी, और उसमें वो पता चल जाता है अंदाज से। तो वो भी कोशिश करेंगे कि इसको 1 महीने के अंदर वो डाटा भी अभी शुरू कर देंगे, तो कहाँ से ज्यादा लोग आ रहे हैं और किस तरह की शिकायतें लेकर आ रहे हैं। बेसिकली ये भी बहुत मैटर करता है कि किस तरह की शिकायतें हैं, तो इसका परीक्षण भी कर लेंगे। तो आपका बात आई है कि ज्यादा लोग आते हैं, अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थानों में, हर जगह से लोग आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। और लगता है कि थाना क्षेत्र है, 2-3 थाना क्षेत्र से ज्यादा लोग आ रहे हैं और उनकी शिकायतें कुछ पर्टिकुलर आ रही हैं, तो उसका एक रिव्यू करके जरूर उसको देखेंगे कि कैसे उसको सुधारा जाए। ऐसी बात है, देहरादून जब बॉर्डरिंग अपना डिस्ट्रिक्ट है आपका, सहारनपुर है इधर से, और इधर हरिद्वार होते भी निकल सकते हैं या छुटवलपुर होकर निकल सकते हैं। तो जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहाँ 2 स्टेट्स के, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए वो अच्छा इसलिए हो जाता है कि जैसे ही वो स्टेट को छोड़ता है तो उसको लगता है कि वो सेफ जगह चला गया। नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर जो अपराध जघन्य टाइप के अपराध हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो गैंग्स आते हैं वो वेस्टर्न यूपी या अन्य जगह से, दिल्ली या हरियाणा इधर से आते हैं। और जैसे ही हमारा स्टेट का बॉर्डर, आप मान के चलिए कितना टाइम लगता होगा, मुझे लगता है हार्डली, अगर वो शहर के बीच में कोई वारदात करता है तो आधे घंटे 40 मिनट में वो बॉर्डर को छोड़ सकता है। तो इसलिए जो आपका सवाल है एकदम सही है कि तो बदमाश आते हैं, वारदात करते हो, भाग जाते हैं, क्योंकि जब तक सूचना आती है, जब तक पुलिस को सही चीज पता चलता है, हुलिया गाड़ी, तब तक वो क्रॉस कर चुके होते हैं। तो कैसे इस बॉर्डर को ज्यादा अच्छा हम बैन कर सकते हैं, और खासकर हमारे जो बॉर्डर के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के मतलब थाने हैं, जैसे हम इधर कहें बिहारीगढ़ हो गया या अन्य जो हमारे थाने लगते हैं, उनसे अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर हम रखेंगे तो हमें सूचना मिलने पर वो अच्छा कोऑपरेशन मिल जाएगा। ये भी कोशिश रहेगी कि एसएसपी सहारनपुर साहब से भी और अन्य जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है जैसे मुजफ्फरनगर हो, उनसे भी अच्छा टाइप रखेंगे, तो जिससे कि वो अपने हमारे जो भागने के रास्ते यहाँ से बदमाशों के यहाँ अगर सूचना उनको प्रेषित कर दिया आपके कंट्रोल रूम में, तो एटलीस्ट वो चेकिंग अपने स्तर से भी वहाँ पर करा लें। जेन्युइन सवाल है और आपको जानकारी होगी। ऐसे शायद जो हेड स्पीच है, इस तरह के धार्मिक उन्माद या आप कहेंगे जातिगत ऐसा कोई भाषण देना या ऐसे कोई स्लोगन लगाना, ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसमें जजमेंट एकदम क्लियर कर दिया गया है कि इस तरह की कोई भी अगर हेड स्पीच देता है जो धर्म आधारित हो या किसी जाति विशेष को, या ऐसे कोई भी बात बोलता है जो समाज में व्यवस्था फैलाते हैं, तो उस पर पुलिस द्वारा स्वयं से उसमें केस लिख लिया जाए। उसमें किसी कंप्लेनेंट का इंतजार न किया जाए कि शिकायत करता है, अगर किसी को लगता है तो अगर वो कानून के धारा में आ रही है तो पुलिस की नॉलेज में आने के बाद पुलिस में स्वयं केस दर्ज करेगी। और मैं आपको यहाँ पर दर्ज करके दिखाऊंगा, किसी कंप्लेनेंट की जरूरत नहीं, इसको पुलिस ही दर्ज करेगी।